दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी अब नया पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन गंगा की लहरों पर धूप छांव का एक अजीब लुका छिपी का खेल चल रहा था। नदी के बीच में जस्टिस वर्मा का बजरा अब इंजन की आवाज धीमी करके बस बह रहा था। चारों तरफ सिवाय पानी के कुछ नहीं था, बस दूर कुछ मछलियां पकड़ने वाले नावों की धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। बजरे के अंदर एक भारी खामोशी पसरी थी। जस्टिस वर्मा ने खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाकर बाहर झांका। उनकी आंखों में अब सुप्रीम कोर्ट के जज वाली गंभीरता नहीं, बल्कि एक भगोड़े सरगना वाली सतर्कता थी। वक्त हो गया है, उन्होंने घड़ी देखकर कहा। समीर उठकर खड़ा हो गया। उसने जेब अब वो महंगे ब्रांडेड वाली कमीज नहीं, बल्कि एक साधारण चेक वाला फतुहा पहन रखा था। वह कपिल के पास आकर बैठ गया। कपिल दर्द से दोहरा हुआ जा रहा था। उसके कंधे पर बंधी पट्टी अब काफी काली दिख रही थी। खून और दवा मिलकर एक हो गए थे। कपिल, समीर ने धीमी आवाज में पुकारा। आंखें खोल, हमें आगे बढ़ना होगा। कपिल ने धीरे से आंखें खोली। बुखार के नशे में उसकी आंखें लाल थीं। कहाँ जा रहे हैं हम? समीर फीकी सी हंसी हंसा। सुन, दर्द की दवा काम कर रहा है। हमें अब एक ट्रॉलर में बदलना है। थोड़ा झटका लगेगा, दांत भी खींच कर सह लेना, कोई आवाज मत करना। तभी ठीक तभी बजरे से कोई भारी चीज आकर टकराई। धड़ाम, पूरा बाजरा हिल गया। परिचित ने बढ़कर खिड़की से झांका। बाहर एक विशाल जंग लगा लोहे का ट्रॉलर आकर सट गया था। ट्रॉलर के इंजन की भट 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 की आवाज से कान फटे जा रहे थे। ट्रॉलर के ऊपरी हिस्से पर एक काली पॉलीथीन और रेत के ढेर लगे थे। हवा में जले हुए डीजल और गीली रेत की गंध थी। ट्रॉलर के ऊपरी हिस्से से एक अधेड़ उम्र का आदमी ने झांका। उसका रंग तांबे जैसा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसने समीर की तरफ देख कर हाथ हिलाया। समीर ने जस्टिस वर्मा की तरफ देखा। जी, यह एक अवैध रेत खदान का ट्रॉलर है। ये लोग दिन में पुलिस को चकमा देते हैं और रात में रेत निकालते हैं। इस ट्रॉलर का कोई पंजीकरण संख्या नहीं है, कोई कागजात नहीं है। पुलिस इसे पता नहीं लगा पाई, क्योंकि कागजों पर इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जस्टिस वर्मा ने सिर हिलाया। कानून का आदमी होकर हम गैर कानूनी रास्ते पर चल रहे हैं समीर। शायद यही हमारा भविष्य है। जी, जब कानून ही अंधा हो जाता है, तब गैर कानूनी रास्ता ही अकेली रोशनी दिखता है, समीर ने शांत आवाज में कहा। ट्रॉलर पर उतरना आसान नहीं था। दोनों नावें लहरा के जोर से हिल रही थीं। बीच में काला गंदा पानी था। शंभू, कंपाउंडर और कमल पहले से ही उतरे। फिर समीर और परिचित ने मिलकर कपिल को पकड़ा। एक, दो, तीन। कपिल को हवा में उठाकर ट्रॉलर के ऊपरी हिस्से पर उतारा गया। उतारते समय कपिल के कंधे पर एक जोर का झटका लगा। कपिल के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलते निकलते रह गई। उसने समीर का हाथ इतनी जोर से कसकर पकड़ लिया कि समीर के नाखून कपिल की चमड़ी में धंस गए। माफ करना दोस्त, समीर ने फुसफुसाकर कहा। बस थोड़ा और। ट्रॉलर का ऊपरी हिस्सा रेत से भरा था। रेत के कण हवा के साथ उड़कर आंखें और मुंह में लग रहे थे। ट्रॉलर का मालिक आगे आया। मोहन बाबू, हमें छिप कर रहना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मोहन हंसा। उसके दांत पान के रस के लाल थे। चिंता मत कीजिए वकील बाबू, मेरे ट्रॉलर में तो भूत भी आप लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा। वो इंजन के पीछे वाला केबिन खाली करवा दिया है। गर्मी थोड़ी लगेगी, लेकिन सुरक्षित हैं। जस्टिस वर्मा ने आखिरी बार अपने बजरे की तरफ देखा। बजरा अब खाली था। मांझी को हिदायत दे दी गई थी कि अब बत्तियां जलाकर सीधे दक्षिण की ओर चला जाए। पुलिस जीपीएस से पता लगाकर उसी के पीछे भागेगी। चलो। जस्टिस वर्मा ने ट्रॉलर के अंधेरे केबिन की ओर कदम बढ़ाया। ट्रॉलर के इंजन कक्ष के ठीक पीछे एक छोटा सा भंडार कक्ष था। वहां तेल के ड्रम, रस्सियां और जालों का ढेर था। छत इतनी नीची थी कि सीधे खड़े होना नामुमकिन था। इंजन की गरज में बात करना भी मुश्किल था। कपिल को एक पुराने झूठ के बारे में बोरे पर लिटा दिया गया। समीर उसके पास बैठ गया। पानी, कपिल ने कहराते हुए कहा। कपिल ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। कपिल ने ढक ढक करके थोड़ा पानी पिया। बाकी का उसकी गर्दन से नीचे लुढ़क गया। परिचित एक कोने में बैठा था। उसने अपनी नाक पकड़ रखी थी। डीजल की जली हुई गंध और उमस भरी गर्मी से उसका जी मिचला रहा था। वह कभी कारपोरेट दफ्तर के वातानुकूलित कक्ष में बैठ करता था, और आज वह तस्करों के ट्रॉलर में था। उल्टी मत करना परिचित, समीर चिल्लाकर बोला, ताकि इंजन की आवाज के पार सुनाई दे। उल्टी की तो पानी की कमी हो जाएगी। परिचित ने लाचार नजरों से देखा। हम और कितनी देर ऐसे रहेंगे समीर, जब तक हम मराचर पर नहीं पहुंच जाते? समीर ने कहा। वहां हमारे लिए वाहन इंतजार कर रहा है। समय जैसे थम गया था। ट्रॉलर चल ही जा रहा था। इंजन की एक जैसे भट भट की आवाज सिर के अंदर थोड़े की
हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। कपिल बीच-बीच में बेहोश हो रहा था, फिर होश में आ रहा था। वह 2 स्वप्न देख रहा था। प्रिया जेल की सलाखों को पकड़कर खड़ी उसे देख रही है और हँस रही है। राजवीर बंसल उसके गले में फांसी का फंदा डाल रहा है। नहीं, कपिल चिल्लाकर उठने की कोशिश करने लगा। समीर ने उसे पकड़कर लिटा दिया। शांत हो जा कपिल, हम तेरे साथ हैं, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस वर्मा एक मन से जाप कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। वे जानते थे यह लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी है। ये 4 नौजवान जो कल तक समाज के प्रतिष्ठित नागरिक थे, आज फरार है। यह सदमा जिंदगी भर उनका पीछा करेगा। शाम के 5 बजे के करीब ट्रॉलर की रफ्तार कम हुई, इंजन की आवाज बदल गई। पहुंच गए, मोहन ने झांक कर कहा। वे एक-एक करके बाहर आए। बाहर की हवा ठंडी थी, सूरज डूब गया था। गंगा के बीच में एक विशाल रेतीला टापू उभर आया था। दूर-दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, कहीं कोई आबादी नहीं। बस दूर बस दूर कुछ कासवन दिख रहे थे। स्थानीय लोग इसे मराचर कहते थे क्योंकि यहाँ बरसात में पानी रहता है और सर्दियों में रेत। यह तस्करों का स्वर्ग था। टालर टापू की कीचड़ में आकर रुक गया। सामने एक पुरानी लॉरी खड़ी थी। लॉरी की हालत जर्जर थी, टायर रेत में धंसे हुए थे। समीर ने कपिल को कंधे का सहारा देकर उतारा। रेत में धंस रहे थे। कपिल किसी युद्ध के मैदान से लौटे घायल सैनिक जैसा लग रहा था। लॉरी का ड्राइवर एक सरदार जी आगे आया। उसने समीर को सलाम नहीं किया बल्कि सिर हिलाकर इशारा किया। वकील साहब, समय कम है, इसलिए पुलिस ने राजमार्ग पर नाका तलाशी बढ़ा दी है। राजवीर बंसल के आदमी हर टोल नाका पर सादे कपड़ों में खड़े हैं। हम राजमार्ग से नहीं जाएंगे सहजी। जमीन ने बिना नक्शे के कहा। हम बांध की सड़क पकड़ेंगे, फिर कच्चे रास्ते सीधे सीमा। बुक खतरनाक है, सरदार जी ने कहा। रास्ता खराब है, मरीज झटका बर्दाश्त कर पाएगा। समीर ने कपिल की तरफ देखा। कपिल लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। कर लूंगा, कपिल बुदबुदाया। मुझे करना ही होगा। लॉरी के पीछे रेत की बोरियां सजी थीं। बीच में एक छोटा सा गुप्त स्थान था। खोखली जगह बनाई गई थी, ऊपर से तिरपाल से ढका हुआ था। बाहर से देखने पर लगता था कि लॉरी में सिर्फ रेत लदी है। आइए अंदर, सरदार जी ने जल्दी की। ड्रोन उड़ रहे हैं आजकल, ज्यादा देर बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। 4 लोग, एक जज, एक वकील, एक IT विशेषज्ञ और एक CA लॉरी के उस अंधेरे गड्ढे में घुस गए थे। जगह इतनी छोटी थी कि पैर सीध नहीं किए जा रहे थे। जी, आपको तकलीफ हो रही है, कमल ने जस्टिस वर्मा को कहा। जस्टिस वर्मा हंसे। अंधेरे में उनके सफेद दांत चमक उठे। तकलीफ? कमल, मैंने सारी जिंदगी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर फैसले सुनाए हैं। आज जमीन के इतने करीब आकर लग रहा है यही असली जिंदगी की तकलीफ। शरीर को पर आत्मा आज मुक्त है। लॉरी शुरू हुई। इंजन की गरज से पूरी गाड़ी कांप उठी। फिर धीरे धीरे पहिए रेत पर घूमने लगे। अंदर धूप, अंधेरा, तिरपाल के सुराग से थोड़ी हवा के साथ धूल भी अंदर आ रही थी। कपिल समीर की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। अचानक लॉरी ने जोर से ब्रेक मारा। कैच! सब एक दूसरे पर आधे मुंह गिर पड़े। कपिल के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। बाहर से एक कर्कश आवाज आई। अरे गाड़ी रोक, लाइसेंस दिखा। अंदर सबकी सांसें रुक गई। पुलिस समीर ने कपिल के मुंह पर हाथ रख दिया। जस्टिस वर्मा ने आंखें बंद कर ली। परिचित और कमल पत्थर की तरह जम गए। ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ जी? मैं तो स्थानीय रेत डाल रहा हूँ। रेत नहीं, खाक। नीचे उतर, पीछे का डाला खोल, जरूर जांच करूंगा। समीर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने जेब से एक छोटा मोड़ने वाला चाकू निकाला। वह जानता था कि इससे पुलिस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। पीछे के डाले का ताला खोलने की आवाज आई। खट खट खट। फिर तरपाल हटाने की आवाज आई। टॉर्च की एक तरफ पतली सी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर आई। रोशनी सीधी जाकर जस्टिस वर्मा के जूतों पर पड़ी। अगर पुलिस जस्टिस वर्मा को इस हाल में पकड़ लेती तो राजवीर बंसल के बंगले के पुस्तकालय कक्ष में इस वक्त पिन गिरने जितनी खामोशी थी। महोगनी की लकड़ी, विशाल किताबों की अलमारियां जैसे इस कमरे में होने वाली हर साजिश की गवाह थी। कमरे का तापमान नियंत्रित था। हल्का AC चल रहा था, लेकिन प्रिया को लग रहा था जैसे वह किसी जलती हुई भट्टी के अंदर बैठी हुई है। प्रिया सोफे के एक कोने में सहमी सिमटी बैठी थी। उसका वो दबंग कारपोरेट अंदाज, वो आकड़ अकड़ आज सब गायब था। पिछले कुछ दिनों की जेल हिरासत, पूछताछ और मानसिक दबाव ने उसके शरीर से सारी ताजगी निचोड़ ली थी। आंखों के नीचे स्याही के गहरे गड्ढे थे, होंठ फटे हुए थे। वह पूरी तरह टूटी हुई बैठी थी, जिसे किसी अनदेखी जंजीर ने उसे जकड़ रखा था।
राजवीर बंसल खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के अंधेरे को देख रहे थे। उनके हाथ में विस्की का गिलास था। उन्होंने प्रिया की तरफ पीठ किए हुए ही बात शुरू की। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। खुद को आईने में देखा है तुमने प्रिया? प्रिया ने मुंह उठाकर नहीं देखा। वह जमीन की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है राजवीर बाबू। मेरा करियर खत्म, करण जेल में है और मैं। राजवीर मुड़े। वह धीमे कदमों से चलकर प्रिया के सामने आकर खड़े हो गए। प्रिया की आंखों में झांकते उन्होंने कहा, तुम जानती हो प्रिया, तुम्हारे और जेल के बीच की कितनी दूरी है? प्रिया खाली खाली नजरों से देखती रह गई। राजवीर ने एक उंगली उठाई, सिर्फ एक दस्तखत, बस एक दस्तखत। मतलब? प्रिया की आवाज कांप उठी। मतलब बहुत सीधा है। राजवीर सोफे पर प्रिया को के ठीक सामने बैठ गए। आज शाम जेल अधीक्षक से मेरी बात हुई है। करण बहुत टूट चुका है प्रिया। वो जेल की यातना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो पुलिस को बयान देना चाहता है। वो कहना चाहता है कि करण एंटरप्राइज की सारी धोखाधड़ी, सारी धन शोधन की मुख्य साजिश करता तुम थी। वो तो बस तुम्हारे कहने पर दस्तखत करता था। प्रिया सोफे से उछल पड़ी। तुम झूठ। करण ऐसा नहीं कह सकता। राजवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अदालतें जज्बातों से नहीं चलती प्रिया। प्यार वो सब अतीत है। अब खेल बचाने का है। करण डूब रहा है और वो तुम्हें अपने साथ लेकर डूबना चाहता है। वो खुद को बचाने के लिए तुम्हें ही बलि का बकरा बनाना चाहता है। प्रिया दोबारा धम से बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। मैं क्या करूंगी राजवीर बाबू? मैं वापस जेल नहीं जा सकती। कृपया मुझे बचाइए। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। राजवीर ने विस्की के गिलास से एक घूंट लिया। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा अगर तुम मेरी बात सुनो तो। प्रिया ने आंसू पोंछे। मैं सब करूंगी, आप जो कहेंगे। अच्छा। राजवीर उठकर कमरे के बीच में टहलने लगे। सुनो प्रिया, 10 दिन पहले तुमने कपिल पर घरेलू हिंसा और हत्या का आरोप का मुकदमा किया था, लेकिन सच तो यह है कि इस पुराने मुकदमे से कपिल को ज्यादा दिन तक रोक कर नहीं रखा जा सकेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा जानती हो? राजवीर ने प्रिया की आंखों में देखा। वो सबूत इकट्ठा करेगा। वो उस पेन ड्राइव को ईडी के हाथ में देगा जिसमें तुम्हारे और मेरे सारे काले धन का हिसाब है। तब सिर्फ तुम नहीं, मैं भी डूबूंगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो फिर हमें खेल के नियम बदलने होंगे। राजवीर की आंख एक शिकारी की तरह चमक उठी। घरेलू हिंसा अब बहुत आम हो गया है। उससे जनता की हमदर्दी तो मिलती है, लेकिन अदालत में बड़ी सजा नहीं दिलवाई जा सकेगी। हमें कहानी थोड़ी बदलनी होगी। हमें खेलना होगा राष्ट्रीय सुरक्षा का दांव। प्रिया हैरान होकर बोली, राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब वित्तीय आतंकवाद। राजवीर ने ये शब्द बहुत धीरे धीरे कहे, जैसे उसका स्वाद ले रहे हों। प्रिया उलझन में थी। लेकिन कपिल का आतंकवाद से क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं बनाना पड़ेगा। राजवीर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। हम कहेंगे करण एंटरप्राइजेस की आड़ में जो काले धन का कारोबार चलता था, उसका मुख्य साजिशकर्ता करण था। या तुम नहीं थे? उसका मुख्य साजिशकर्ता कपिल मेहता था। प्रिया मुंह बाए देखती रह गई। लेकिन कपिल तो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो तो उल्टा मुझे रोकना चाहता था। जानती जनता ये नहीं जानती। प्रिया। राजवीर ने हाथ हवा में लहराकर बात को उड़ा दिया। हम कहेंगे कपिल तुमसे जबरदस्ती चेकों पर दस्तखत करवाता था। वो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे नाम पर फर्जी कंपनियां खोलकर पैसा बाहर भेजता था। तुमने भोलेपन में पति की मदद करने के लिए दस्तखत कर दिए और ये पैसा कहाँ जाता था जानती हो? प्रिया ने नाम सिर हिलाया। देश के दुश्मनों के पास। राजवीर ने गंभीर आवाज में कहा, हम साबित करेंगे कि कपिल हवाला के जरिए यह पैसा सीमा के उस पार भेजता था। कपिल असल में एक गुप्त इकाई है। जब तुमने उसका यह देश विरोधी काम पकड़ लिया तो उसने तुम्हारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वो तुम्हें जान से मारना चाहता था क्योंकि तुम उसका राज जान चुकी थी। प्रिया सन्न बैठी रही। यह झूठ इतना बड़ा और इतनी सफाई से गढ़ा गया था कि उस पर यकीन करने से भी डर लग रहा था। कपिल को सिर्फ एक बुरा पति नहीं बल्कि सीधे सीधे देशद्रोही बनाया जा रहा था। लेकिन अगर कपिल ने यह साबित कर दिया तो? प्रिया हिचकिचाई हुई बोली, साबित करने के लिए उसे अदालत तक पहुंचना होगा। राजवीर ने ठंडे लहजे में कहा, वित्तीय आतंकवाद के आरोप में एक बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत में क्या होता है जानती हो? वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं होता और एक देशद्रोही की लाश देखने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता भी नहीं आते। समाज उसे नफरत करेगा। कपिल का नाम सुनते ही लोग थूकेंगे। प्रिया समझ गई कि राजवीर उससे सिर्फ कपिल को फंसवाना नहीं चाहते बल्कि वह अपनी खाल भी बचाना चाहते हैं। अगर कपिल को मुख्य साजिशकर्ता बना दिया गया तो राजवीर और प्रिया दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। मेरा क्या फायदा होगा? प्रिया की आवाज में अब कारोबारी अंदाज लौट आया था। राजवीर मुस्कुराए। वह समझ गए कि प्रिया ने
चारा निगल लिया है, तुम्हारा फायदा। राजवीर ने कहा, तुम इस कहानी की खलनायिका नहीं प्रिया, तुम होगी पीड़ित और मुख्य गवाह। तुम वो बहादुर औरत बनोगी जिसने अपने पति के देश विरोधी काम का विरोध किया और मार खाई। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। धन शोधन मामले से तुम सरकारी गवाह बनकर बाहर आ जाओगी और उसके बाद अगले चुनाव में मेरी पार्टी की महिला मोर्चे का मुख्य चेहरा तुम होगी। सत्ता का लालच बहुत बड़ा नशा है। जेल का डर और सत्ता का आकर्षण, इन दोनों के बीच खड़ी प्रिया का जमीर मर गया। उसने सोचा, कपिल तो वैसे भी उसने नफरत करता है, कपिल के जिंदा रहने से प्रिया का खतरा है। इससे अच्छा कि कपिल ही खत्म हो जाए। मैं तैयार हूँ, प्रिया ने सख्त आवाज में कहा। राजवीर ने दराजे से एक फाइल निकाली। यह तुम्हारे बयान का मसौदा है, इसे रट लो। कल सुबह प्रेस वार्ता है। कल सुबह? हाँ, कपिल अभी फरार है, वो जरूर किसी बिल में छिपा होगा। हम मीडिया में ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि वो बिल से निकलते ही जनता उसे नोच खाएगी। राजवीर उठकर प्रिया के सामने आए। लेकिन एक बात याद रखना प्रिया, कल प्रेस वार्ता में तुम्हें रोना नहीं है। प्रिया हैरान हुई। रोना नहीं है, लेकिन पीड़ित बनने के लिए तो नहीं। राजवीर ने उसे रोक दिया। जनता अब गिगियाने वाली औरतों को पसंद नहीं करती, वो पुराना फैशन हो गया है। जनता को लड़ाकू लड़की चाहिए। तुम वो औरत बनोगी जो मार खाकर भी टूटी नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग होगी। तुम कहोगी, मैं एक दोस्तद्रोही पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। तुम्हारी यह छवि मुझे चुनाव जिताएगी। प्रिया ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे खुद को तैयार करने लगी। हाँ, वह लड़ाकू है, वह अपने मतलब के लिए लड़ रही है। जब राजवीर प्रिया को नई पटकथा समझा रहे थे, ठीक तभी राजवीर का निजी फोन बज उठा। कपिल के पास मौजूद उस पेन ड्राइव को हासिल करने के लिए राजवीर बंसल अब कौन सा खतरनाक रास्ता अपनाएगा? क्या वो कपिल को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए प्रिया को ही चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा? राजवीर ने तेजी से फोन उठाया। बोलो बसु, कपिल मिल गया क्या? दूसरी तरफ से बसु की आवाज आई दी, लेकिन इसमें जीत खुशी नहीं बल्कि हताशा और डर था। नहीं साहब, बसु ने घूंट निकला, हमने पूरा राजमार्ग बंद कर दिया, तभी टोल नाका पर अपने आदमी बैठा दिए। लेकिन लेकिन क्या? राजवीर चीख पड़े। उनके हाथ से काफी का मग छिटक कर मेज पर गिर गया। बसु, मैंने तुमसे कहा था मुझे कपिल चाहिए, वो हवा में गायब नहीं हो सकता। साहब, हमने नदी मार्ग की जांच की है, लेकिन कोहरे के वजह से ड्रोन सभी नहीं उड़ा पा रहे और स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि वे लोग मुख्य नदी छोड़कर किसी नहर में घुस गए हैं। वहां हमारा नेटवर्क कमजोर है। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश की। गुस्सा अक्ल को खत्म कर देता है और इस वक्त उन्हें ठंडे दिमाग की जरूरत थी। सुनो बसु, राजवीर ने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, कपिल अगर पाताल में भी छिप जाए तो उसे खींचकर बाहर निकालो। जी साहब। राजवीर ने फोन काट दिया। उनके जबड़े भिज गए थे। कपिल मेहता एक मामूली लेखा लिपिक, वो आज उन्हें चुनौती दे रहा है। उधर लॉरी के पिछले डाले की दरार से आ रही टार्च की एक पतली सी रोशनी न्यायाधीश वर्मा के जूतों पर टिकी हुई थी। अंदर सबकी सांसें रुकी हुई थी। समीर ने अपनी जेब में रखे फोल्डिंग चाकू पर उंगलियां कस लीं। वह जानता था कि इस चाकू से पुलिस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। न्यायाधीश वर्मा आंखें बंद किए हुए थे, मानो वह इस अपमानजनक दृश्य को अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहते हो। परिचित डर के मारे इतना सिकुड़ गया था कि उसके दांत किटकिटाने की आवाज आ रही थी। बाहर से पुलिस अफसर की कर्कश आवाज सुनाई दी, ए कौन है, उतर नीचे। अफसर जैसे ही त्रिपाल को थोड़ा और हटाने लगा और अपनी बंदूक की नली अंदर डालने की कोशिश की, ठीक तभी लॉरी का चालक सरदार जी दौड़कर आया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक तरह की चालाक विनम्रता थी जिसने भारतीय राजमार्ग के चालक पुलिस को देखते ही अपना लेते हैं। अरे साहब, साहब मत खोलिए, मत खोलिए साहब। सरदार जी ने लगभग लिपट जाने वाले अंदाज में अफसर का हाथ धीरे से पकड़ लिया। अफसर ने झुंझलाकर अपना हाथ हटा दिया। क्यों ना खोलूं, कौन है अंदर? सरदार जी मुस्कुराए। वह मुस्कुरान चापलूसी भरी लेकिन अनुभवी थी। वह जानता था कि पुलिस को कैसे संभालना है। साहब, वो सब मजदूर हैं, बिहार से आ रहे हैं, खदान में काम करेंगे, नए हैं ना, इसलिए डर रहे हैं। मजदूर अफसर ने टार्च निकालकर न्यायाधीश वर्मा के जूतों की तरफ डाली। मुझे क्या तूने गधा समझ रखा है? हटा त्रिपाल। सरदार जी ने अब अपनी आवाज धीमी कर ली, एकदम फुसफुसाकर जैसे कोई राज की बात बता रहे हो। साहब, असली बात यह है कि साथ में थोड़ा माल है। माल? अफसर की बाहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। क्या माल? विलायत शराब है साहब। सरदार जी ने आंखों के इशारे से समझाया। जांच करेंगे तो फालतू का झमेला होगा साहब। आप एक काम करें। सरदार जी ने अपने बटुए की जेब से गंदे नोटों की एक गड्डी निकाली। नोट मुड़े तोड़े, उनमें डीजल
जले हुए मोबिल ऑयल और पसीने की गंध मिली हुई थी। उसने बड़ी सफाई से वे नोट अफसर की हथेली में घुसा दिए ताकि सीसीटीवी या कोई और ना देख पाए। चाय पानी कर लीजिए साहब, हम गरीब लोग हैं, माल अगर नहीं पहुंचता तो पार्टी पैसा नहीं देगी। अफसर ने टॉर्च की रोशनी न्यायाधीश वर्मा के जूतों से हटाकर अपनी हथेली पर डाली। गांधी जी की तस्वीर वाले 500 के कुछ नोट, कुल मिलाकर शायद वो 2500 रुपए होंगे। एक पल में उसकी कर्तव्य, देशभक्ति और राजवीर बंसल का आदेश और शक सब हवा हो गए। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ आज रात की ऊपरी कमाई थी। उसने नोटों को जेब में डालते डालते तिरपाल वापस नीचे कर दिया, फिर लॉरी के डाले पर जोर से हाथ मारा। चल निकल, लेकिन आगे बड़े साहब लोग हैं, पकड़ा गया तो मेरा नाम मत लेना। सरदार जी ने सलाम ठोका। ठीक है साहब, जय हिंद। लॉरी फिर से चालू हुई। इंजन की वही जानी पहचानी भट भट की आवाज, गियर बदलने की खटास, फिर पहिए कैच कैच कर आवाज करते हुए आगे बढ़ चले। जहां चौकी की रोशनी धीरे धीरे पीछे धुंधलाती चली गई, अंदर अंधेरा फिर लौट आया। लेकिन उस अंधेरे में अब डर नहीं, बल्कि एक तेज असहनीय शर्म थी। समीर ने जेब से हाथ निकाला। उसका चाकू पसीने से भीग चुका था। उसने एक गहरी सांस ली। उफ, बाल बाल बचे। लेकिन न्यायाधीश वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंधेरे में पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहे। समीर ने टॉर्च जलाकर न्यायाधीश वर्मा के चेहरे पर डाली। साहब, आप ठीक हैं? न्यायाधीश वर्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन आंखों में आंसू नहीं, एक गहरा सूनापन था। उन्होंने अपने जूतों की ओर देखा, वही जूते जो कुछ देर पहले उनकी मौत का कारण बन सकते थे। और उन्हीं जूतों ने उन्हें बचाया भी, क्योंकि चालाक ने उसे चोरी का माल या मजदूर का शौक बताकर बात बना दी थी। देखा तुमने? समीर, न्यायाधीश वर्मा की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन लॉरी के इंजन के शोर से भी ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने सारी जिंदगी उस लाल जिल्द वाले संविधान की पूजा की। मैं मानता हूँ कि कानून अंधा होता है क्योंकि वह निष्पक्ष होता है, वह अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। लेकिन आज मुझे पता चला, कानून इसलिए अंधा है क्योंकि उसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई होती है। उन्होंने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी और जैसे सीना खाली हो गया हो। मेरे 30 साल की न्यायाधीश की जिंदगी की ईमानदारी, मेरे हजारों फैसले, मेरी इज्जत, सब आज उन चंद गंदे 500 के नोटों के आगे हार गए। अगर वह सिपाही रिश्वत ना लेता, अगर ईमानदारी से अपनी कर्तव्य करता, तो आज हम पकड़े जाते। जितनी अजीब बात है ना, आज भ्रष्टाचार नहीं हमारी जान बचाई है। आज मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि यह व्यवस्था सड़ चुकी है। परिचित एक कोने में बैठा हाँफ रहा था। उसे घबराहट का दौरा हो रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हम सच में बच गए। पुलिस दोबारा तो नहीं आएगी? समीर ने परिचित के कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ परिचित, पुलिस अब नहीं आएगी। उन्हें उनका पैसा मिल गया है। उनके लिए पैसे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कमल इतनी देर से कपिल का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था। वह अचानक चिल्लाया, समीर दा, कपिल की हालत बिगड़ रही है। समीर तेजी से कपिल के पास आया। क्या हुआ? इसका बदन बुखार से तप रहा है, नाड़ी की गति बहुत तेज है, लगता है 140 से भी ऊपर है, और यह बुखार में बड़बड़ा रहा है। समीर ने कपिल के गाल पर हाथ रखा, आग की तरह गर्म। कपिल के होंठ फट चुके थे और उसने खून रिस रहा था। वह ज्वर की बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। समीर ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे क्यों? कपिल के गले से सिर्फ एक दर्द भरी आवाज निकल रही थी। पापा, माँ, क्या ये लोग जिंदा हैं? समीर के दिल में एक टीस उठी। जिस लड़की ने कपिल को बर्बाद कर दिया, मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी कपिल उसी के बारे में सोच रहा था। पानी दो कमल, समीर ने कहा। कमल ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर कपिल के मुंह से लगाया, लेकिन कपिल पानी निगल नहीं पा रहा था। पानी बहकर उसके गले से नीचे उसकी कमीज को भिगो रहा था। हमें डॉक्टर की जरूरत है, समीर, कमल ने लाचार आवाज में कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह सुबह तक नहीं बचेगा। लगता है सेप्टिक हो गया है। समीर ने लॉरी की दीवार के एक छेद से बाहर झांका। वे राजमार्ग के पीछे छोड़कर अब गांव की एक अंधेरी सड़क पर आ गए थे। दोनों तरफ घने जंगल और बबूल के पेड़ थे। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है कमल, समीर ने दांत पीस कर कहा। राजवीर के आदमियों ने हर अस्पताल में हमारी तस्वीरें दे रखी हैं। कपिल को हमें ही बचाना होगा। कपिल अचानक कांप उठा। उनका शरीर धनुष की तरह ऐंठ गया। उसके मन की गहराइयों में अब हकीकत और वहम की लकीरें मिट चुकी थीं। समीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। कपिल, शांत हो जाओ, हम यहीं हैं, यह एक सपना है, सब झूठ है। कपिल ने समीर का कॉलर
नोचकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकली जा रही थी। उसने फुसफुसाते कहा, वे लोग भी मुझे बुला रहे हैं समीर। आग सब खत्म। कपिल का सिर समीर की गोद में ढलक गया। उसका शरीर निस्तेज हो गया। अब बस उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। समीर ने अंधेरे में घूरते चिल्लाया, कमल, चालाकी से गाड़ी तेज चलाने को कहो। कपिल हमें छोड़कर जा रहा है। लॉरी के अंधेरे डाले के अंदर कपिल की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। भोर की रोशनी क्या कपिल के लिए नई जिंदगी लेकर आएगी या सिर्फ उनकी निश्चित देह को ही मंजिल तक पहुंचाएगी? कपिल ने आंखें खोली। ट्रक का अंधेरा अब नहीं था। अब अपने सॉल्ट लेक वाले पुराने फ्लैट की जानी पहचानी बालकनी में खड़ा था। सुबह की नरम सुनहरी धूप मोज़ेक के फर्श पर पड़ रही थी। हवा में उलझी के फूलों की एक हल्की मीठी खुशबू तैर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा पूजा से पहले के दिनों में आया करती थी। सामने रेलिंग पकड़े प्रिया खड़ी थी। कपिल का दिल जोर से धड़क उठा। प्रिया ने वही नीली साड़ी पहन रखी थी, बनारसी सिल्क के ऊपर सुनहरे धागों के काम वाली। यह साड़ी कपिल ने अपनी दूसरी सालगिरह पर बहुत जैसी जोड़कर उसे खरीद कर दी थी। प्रिया के पीठ पर खुले बाल भोर की हवा में उड़ रहे थे। कुछ नाफरमान लटें उसके गोरे गालों पर आ रही थी। प्रिया धीरे से घूमी। उसके होंठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो कभी कपिल की दुनिया का केंद्र हुआ करती थी। वह मुस्कान जिसे देखकर लगता था कि इस दुनिया में कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं। प्रिया के हाथ में धुआं उठता चाय का एक कप था, अदरक और इलायची की खुशबू कपिल की नाक में आई। कपिल, चाय नहीं पियोगे? प्रिया ने हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ मिश्री जैसी मीठी, जिसमें प्यार उमड़ रहा था। आओ, आज तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। तुम ही तो कहते हो मेरे हाथ की चाय पिए बिना तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं होता। कपिल किसी मनमोहन में बंधा जा बढ़ा। उसे लगा पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, जेल, पुलिस, मारपीट, आग की लपटें, सब एक बुरा सपना था। वह शायद अब तक सो रहा था। यही सच है, यह बालकनी, यह धूप और प्रिया उससे प्यार करती है। प्रिया उसे छोड़कर कहीं नहीं गई। कपिल ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह सिर्फ चाय का कप नहीं लेना चाहता था, वह प्रिया का हाथ छूकर देखना चाहता था कि वह सच है या नहीं। प्रिया, कपिल फुसफुसाया, मैं जानता था तुम आओगी। लेकिन जैसे ही कपिल ने कप छूने के लिए उंगली बढ़ाई, एक पल में चारों तरफ की हवा भारी हो गई। पक्षियों का चहकहाना बंद हो गया और एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। प्रिया का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी प्यारी मुस्कान चौड़ी होते होते कानों तक पहुंच गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका जबड़ा फाड़ रही हो। प्रिया की सुंदर गहरी आंखें गड्ढों में धंस गईं और वहां से गाढ़ा काला खून बहने लगा। खून की वह धार उसके गोरे बालों से होती हुई नीली साड़ी पर गिरी। साड़ी धू धू कर जल उठी, लेकिन प्रिया नहीं जली। वह आग की लपटों के बीच खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी की आवाज से बालकनी के शीशे झनझना उठे। कपिल ने देखा, प्रिया के हाथ में अब चाय का कप नहीं था। चाय की जगह उसने एक मोटी बटी हुई जूट की रस्सी पकड़ रखी थी, फांसी का फंदा। रस्सी के सिरे पर एक फंदा बना था जो पेंडुलम की तरह झूल रहा था। चाय पियोगे? कपिल, प्रिया की आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। लग रहा था जैसे पाताल लोक की कोई 1000 साल पुरानी प्रेता बात कर रही हो। आवाज में धातु के घिसने जैसी खड़खड़ाहट थी। या जहर पियोगे? कौन सा पसंद है तुम्हें? करण ने तो तुम्हें जहर देने को कहा था, पर मैंने सोचा कि रस्सी ही तुम्हारे लिए बेहतर होगी। कपिल डर के मारे पीछे हटना चाहा। वह इस खौफनाक मंजर से भागना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए हैं। उसने नीचे देखा। उसके पैरों में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थी। उन जंजीरों पर कांटे लगे थे जो उसकी चमड़ी को भेद कर हकी हड्डी तक धंस गए थे। जंजीर की झंझनाहट से कपिल के सामने देखा। जंजीर का दूसरा सिरा पकड़े अंधेरे से राजवीर बंसल बाहर निकले। राजवीर अट्टहास करते थे। उन्होंने धवल सफेद कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उस पर खून के छींटे थे। उनके एक हाथ में वह जंजीर थी और दूसरे हाथ में महंगी विस्की का गिलास। उन्होंने एक घूंट लिया, जैसे कपिल की तकलीफ ही उनका जाम हो। भोगोगे कहाँ, भागोगे कहाँ कपिल? यह चक्रव्यूह है। अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था, तुम भी नहीं निकल पाओगे। राजवीर की आवाज बिजली की तरह गूंजी। यहाँ अंदर तो आ सकते हो, पर बाहर नहीं जा सकते। तुम एक हारे हुए। कपिल, तुम हारे नहीं हो। अचानक पैरों के नीचे जमीन से खिसक गई। सॉल्ट लेक का फ्लैट गायब हो गया। कपिल ने देखा कि वह एक महाशमशान में खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ चिताएं जल रही थी। जले हुए मांस की गंध में उसका भी जी मचलाने लगा। उसके सामने 2 चिताएं धो धो कर जल रही थीं। चिताओं पर उसके माँ बाबा लेटे थे, लेकिन वे मरे नहीं थे, वे जिंदा थे। आग की लपटें उनके शरीर को निगल रही थी, चमड़ी जलकर गिर रही थी। बाबा ने
आग के अंदर से हड्डियों का ढांचा बन चुका अपना हाथ बढ़ाकर पुकारा, कपिल हमें बचा लेना बेटा, तुमने कहा था तू हमारा ध्यान रखेगा, हमारा शरीर जल रहा है रे, थोड़ा पानी दे, मुझे बहुत प्यास लगी है, माँ चीख रही थी। तूने यह क्या किया बेटा, तू हमें बचा नहीं सका, तेरी वजह से हम जल रहे हैं, तेरी वजह से बाबा माँ। कपिल चीख उठा, उसका कलेजा चीर कर रो ना फूट पड़ा। मैं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। कपिल ने आग की तरह छलांग लगाने की कोशिश की, वह खुद को कुर्बान कर देना चाहता था। ठीक तभी प्रिया के पीछे से उसे जोर का धक्का दिया। तुम हारे हुए हैं कपिल, तू किसी को नहीं बचा सकता, तू सिर्फ मर सकता है, जा मर जा। प्रिया के उस धक्के से कपिल एक अनंत अंधेरे में गिरने लगा। उसके शरीर के चारों ओर हवा साए साए कर रही थी। उसके कानों में प्रिया की वह पैशाचिक हंसी, राजवीर की घमंड भरी बातें और बाबा की वह दर्दनाक पुकार गूंज रही थी, पानी दे, पानी दे, नहीं नहीं पानी दो बाबा, ट्रक के अंधेरे को खोल। में कपिल चीख कर हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वह फिर से जूट की बोरियों पर ढह गया। ट्रक का अंदरूनी हिस्सा अब किसी गाड़ी का हिस्सा नहीं बल्कि एक तैरता हुआ ताबूत लग रहा था, जिसमें भी कुछ जिंदा इंसान कैद थे। बाहर आसमान टूटकर बरस रहा था। टिन की छत पर बारिश की आवाज़ कोई रूमानी धुन नहीं बना रही थी, बल्कि लग रहा था जैसे हजारों हथौड़ों एक साथ बरस रहे हों। वह आवाज़ सिर के अंदर कील की तरह चुभ रही थी। ट्रक की जंग लगी छत के सुराख से बारिश का पानी अंदर टपक रहा था। वह गंदा पानी कपिल के बदन का पसीना और उसके जख्मों से निकलता खून और मवाद निकलकर एक हो गए थे। हवा में उमस भरी गंध थी, लोहे, डीजल और मौत की गंध। कपिल का शरीर अब इंसानी जिस्म के सामान्य तापमान पर नहीं था। समीर ने जैसे उसके माथे पर हाथ रखा, उसका हाथ जल उठा, लगा जैसे किसी जलते हुए कोयले पर हाथ रख दिया हो। 105 या 106 डिग्री बुखार। कपिल का शरीर कांप रहा था, जैसे उसकी हड्डियों के अंदर भूकंप आ गया हो। सांस लेने वक्त कपिल की छाती धोंकने की तरह चल रही थी। हर सांस के साथ एक घबराहट की आवाज़ निकल रही थी, जैसे फेफड़ों के अंदर हवा नहीं कुछ और जम रहा हो। निमोनिया, एसेप्सिस, कोई चीज उसके शरीर को अंदर से खाई जा रही थी। प्रिया, कपिल बुखार की बेहोशी में बड़बड़ाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंखों की पुतलियों पलकों के नीचे बेचैनी से घूम रही थी, जैसे वह बुरा सपना अब भी उसका पीछा कर रहा हो। प्रिया, मुझे जाने दो और मत मारो, और मैं नहीं सह सकता, चाय मत दो प्रिया, वो जहर है। कपिल का यह प्रलाप समीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। समीर का दिल टूटकर बिखरा गया। जिस लड़की ने कपिल को झूठे मामले में फंसाया, जेल भेजा, माँ बाप को जलाने की कोशिश की और आखिरकार इस मौत के मुंह में धकेल दिया, जिंदगी और मौत की इस दहलीज पर खड़ा कपिल अब भी उसी का नाम जप रहा है। यह प्यार था या नफरत या सिर्फ एक गहरा मानसिक आघात, समीर नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि उसका बचपन का दोस्त जो कक्षा में पहले आता था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, वह आज उसकी आंखों के सामने तिल तिल कर खत्म हो रहा था। और समीर सुप्रीम कोर्ट का धाकड़ वकील होकर भी आज बहुत लाचार था। कानून से यमदूत को नहीं रोका जा सकता था। समीर ने कपिल की कलाई पर हाथ रखा, नब्ज ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रही थी। समीर का हाथ कांप रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, बहुत गहराई में एक वह बहुत ही धीमी सी धड़कन, टिप टिप टिप, इतनी तेज की गिनी नहीं जा सकती। लग रहा था जिंदगी एक धागे से लटकी थी, किसी भी पल टूट जाएगी। समीर दा, वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस पैस बैठा। कमल रो पड़ा, परिचित डर के मारे कोने में दुबक गया था। वह कपिल की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। न्यायमूर्ति वर्मा ने अंधेरे में से कहा, समीर हमें कुछ करना होगा, ऐसे बैठे मत रहो। समीर अब खुद को संभाल नहीं सका। कपिल की यह पीड़ा, यह लाचारी, तिल तिल कर मरना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसका तर्कवाद दिमाग चकनाचूर हो गया था। उसकी आंखों के आंसू और छत से टपकते बारिश के पानी में कोई फर्क नहीं रह गया था। वह पागलों की तरह उठकर खड़ा हुआ, संतुलन न बना पाने के कारण औंधे मुंह गिरा, फिर उठा और फिर दौड़कर ड्राइवर के कैबिन के पीछे वाली छोटी कांच की टिकड़ी पर जोर जोर से धक्का मारने लगा। धूम धूम धूम, गाड़ी रोको, अरे सरदार जी गाड़ी रोको, कहता हूँ अभी के अभी। समीर की चीख बारिश की गड़बड़ाहट को चीर गई। वह खिड़की पर घुसे मार रहा था, लाते मार रहा था। रोको, मेरा भाई मर रहा है, रोको इसे। ट्रक ने एक जोरदार झटका खाकर ब्रेक लगाया। कैच, पहिए कीचड़ और पत्थरों पर फिसलकर एक तरफ झुकते हुए रुक गए। समीर हाँफ रहा था, उसका माथा खिड़की के कांच से टिका था। वह नहीं जानता था कि बाहर क्या इंतजार कर रहा है, पुलिस, राजवीर के गुंडे या सिर्फ अंधेरा। लेकिन वह जानता था कि यह नरक यात्रा अगर अभी नहीं रुकी तो कपिल सुबह की रोशनी नहीं देख पाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, तो बने रहिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।